हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फेडरलिज्म पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा फेडरलिज्म। लास्ट टाइम हमने पहले पढ़ा था पावर शेयरिंग के बारे में। अब फेडरलिज्म होता क्या है, सिंपल भाषा में हम समझते हैं। फेडरलिज्म होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और उसकी छोटी छोटी जो गवर्नमेंट हैं उसके कह सकते हैं हम, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ये कैसे आपस में वर्क करते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच के रिलेशन को ही हम फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक। तो फेडरलिज्म इज सिंपली अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, हाउ दे आर फंक्शनिंग. So the question number 1 is, consider the following statements regarding language policy of Indian Federation. स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज बिसाइड हिंदी। ठीक, अब इसको पहले पॉइंट को हम समझ लेते हैं। कह रहा है क्या हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है? हाँ बिल्कुल भाई, हिंदी 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। हिंदी के अलावा पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज। ये भी बात बिल्कुल सही कह रहा है। थर्ड पार्ट पे आते हैं, थर्ड ऑप्शन पे, इंग्लिश कैन बी यूज्ड अलोंग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस। ये भी बात सही थी कि हिंदी के साथ साथ आप अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम आती थी पहले, क्योंकि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। बहुत सारी डाइवर्सिटी है हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और महाराष्ट्र से बिल्कुल मेघालय नागालैंड तक। हर स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है, तो हिंदी हम ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते सबसे, जैसे कि श्रीलंका ने करवाया था पावर शेयरिंग में कि सिन्हाला ही बोलना है। तो साउथ इंडिया में आप हर किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हिंदी बोलेगा, इसीलिए ऑफिशियल पर्पज़ के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों को सिलेक्ट किया गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 बिल्कुल सही है आपके। अब आता है वाट, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप, वाट अदर फैक्टर्स बिसाइड्स पॉलिटिक्स कीप द फेडरेशन यूनाइटेड। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फेडरेशन यूनाइटेड रहता है, यानी कि मिलजुल कर रहता है, जुड़ कर रहता है। तो ऐसे फैक्टर आपको मिलेंगे चैप्टर के अंदर, कल्चर, कोऑपरेशन, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, हिस्ट्री, आइडियोलॉजी, ये सब कुछ फैक्टर हैं जो फेडरेशन को बराबर रखते हैं। ठीक है। कल्चर, हमारा हिंदुस्तान का कल्चर, हर एक स्टेट का अलग अलग कल्चर होता है, फिर भी हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को फॉलो करते हैं, यानी कि हमारा देश, हमारा मुल्क डाइवर्स होने के बावजूद भी एक कल्चर को रेस्पेक्ट करता है। ठीक है, हर एक कल्चर को रेस्पेक्ट देता है। ठीक, उसी तरह से हमारा क्या है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट भी होती है, अपनी अपनी हिस्ट्री है। ठीक है, आइडियोलॉजी अलग अलग होती हैं, फिर भी हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हैं, इसी से हमारा फेडरेशन यूनाइटेड रहता है। अगर हम ये करना बंद कर देंगे तो फेडरेशन ब्रेक भी हो सकता है। शॉर्ट आंसर टू क्वेश्चन में आते हैं, डिस्क्राइब द रेशनल बिहाइंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन, डी आ गया, यानी कि सेंट्रल को अलग अलग करना। पहले ज़माने में क्या समझा जाता था, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने पढ़ा था कि पावर किसी एक के हाथ में होना चाहिए या एक ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में होना चाहिए। मगर जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती चली गई, खासकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ही, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही हमें पता चलता है कि राइट टू इक्वलिटी और राइट टू वोट सब निकल कर आता है, तभी से डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ बनना शुरू हो गई थी। तो डिसेंट्रलाइजेशन होने की क्या वजह थी हिंदुस्तान के अंदर? देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है भाई, इसका एरिया 32.87 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है? 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है हिंदुस्तान का, जिसमें 30 स्टेट्स आज तक हैं, कुछ 9 और 8 आई थिंक यूनियन टेरिटरी भी हैं। ठीक है, तो इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन सबको डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट पीपल्स की डिफरेंट नीड को टैकल नहीं कर सकती। ठीक है भाई, एक आदमी को आप इतनी बड़ी कंट्री की जिम्मेदारी देते हैं, तो एक आदमी डिफरेंट एरियाज़ में जाकर डिफरेंट तरह के पीपल्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यानी कि ग्राउंड लेवल पर आपको काम करना मुश्किल हो जाएगा, ग्रास रूट लेवल पर काम करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके स्कूल में एक
मैनेजर होता है, फिर डायरेक्टर, फिर प्रिंसिपल और बहुत सारी अथॉरिटीज़ होती हैं। तो एक ही आदमी सारे काम नहीं कर सकता, सबको जिम्मेदारी अलग अलग दी जाती है। सेकंड पॉइंट है द लोकल गवर्नमेंट कैन ईजिली अंडरस्टैंड द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल। तो देखिए, अब पहले क्या होता था, टॉप टू बॉटम अप्रोच हुआ करती थी, यानी कि ऊपर वाले अधिकारियों ने ऑर्डर दिया और बॉटम वालों को फॉलो करना है। मगर अब ऐसा नहीं है, पहले आप ग्रास रूट लेवल पर काम करेंगे। लोकल गवर्नमेंट इसलिए बनाई गई थी, क्या बनाया गया था, लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट में देखा था हमने। एक लोकल गवर्नमेंट जिसको पंचायती राज कहते हैं और म्यूनसिपल शहर में होता है हमारा। इससे लोगों की नीड और डिमांड पता चल सकती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में आपने ये पढ़ा है, डिफरेंट पीपल्स की डिफरेंट डिमांड और नीड होती हैं। आप टॉप टू बॉटम एक ही अप्रोच को फॉलो नहीं कर सकते। हर एक पीपल्स की इंडिविजुअल लेवल पर अलग अलग नीड होती है। बेसिक नीड हमारी वही है, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट आसानी से आइडेंटिफाइड कर सकती है नीड को लोगों की। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स वुमेन टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बिकॉज 33% सीट्स आर रिजर्व फॉर वीमेन इन लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो हिंदुस्तान में लोकसभा में तो रिजर्व नहीं है, बट लोकल गवर्नमेंट में 33% सीट्स रिजर्व होती हैं औरतों के लिए, यानी कि वुमेंस के लिए या लेडीज़ के लिए, ठीक है, जिससे कि वो अभी अपना पार्टिसिपेट कर सकें और डिसीजन मेकिंग कर सकें, क्योंकि आज के ज़माने में औरतें आदमियों से पीछे नहीं होती हैं बिल्कुल। इट टेक्स ऑफ बर्डन फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर 4, इट टेक्स ऑफ बर्डन, यानी कि जो बोझ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पे था वहाँ से थोड़ा कम कर दिया गया, लोकल गवर्नमेंट को भी दे दिया गया। लोकल गवर्नमेंट क्या करेगा, ग्रास रूट लेवल पर काम करेगा, आइडेंटिफाई करेगा नीड्स को पीपल्स की, फिर वो अपने एक बड़े अधिकारी के साथ संपर्क में आएगा, फिर उस प्रॉब्लम्स को वो सामने रखेगा, फिर दोनों मिलकर अपने एक डिसीजन लेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए बर्डन कम हो जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। इसकी वजह से डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथ मिलती है। कैसे मिलती है स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी को, देखिए ऐसे मिलती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में हर कोई आदमी नहीं पहुंच सकता, ना कि स्टेट गवर्नमेंट में पहुंच सकता है इलेक्शन कंटेस्ट करके, मगर हाँ डेमोक्रेसी सबको हक देती है कि सब लोग इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकते हैं, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इफ़ दे विलिंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन। बट इतने लोकसभा और राज्यसभा या यहाँ पर पहुँचना इतना आसान काम नहीं होता है, इसीलिए ग्रास रूट लेवल पर भी लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। जैसे कि पंचायत होते हैं, ग्राम सभा अध्यक्ष होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, इन सबको लोकल लेवल पर भी पॉलिटिक्स मिलती है, इसीलिए डेमोक्रेसी हमारी मजबूत होती है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, है ना। तो लोकल लेवल पर क्या होता है, आसानी से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग बनाने में, है ना। क्या करेंगे, गांव के प्रधान के पास लोग जाएंगे, भाई प्रधान जी हमारी ये समस्या है तो इसको आप सॉल्व करिए या कैसे भी सुलझाइए इसको। तो लोग आपस में जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, आपस में मदद करते हैं लोगों की, तो ये डायरेक्टली पार्टिसिपेशन हो जाता है यहाँ पर आपका, ठीक है। अगला सवाल कहता है, डिस्क्राइब एनी 3 स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन 1992। तो 1992 में कैसे डिसेंट्रलाइज हुई थी पावर, उसने इन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या उसमें अपने स्टेप्स फॉलो किए, वो बताना है हमें। तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, 3 पूछे, हम बहुत सारे पूछेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाया, जिसको हम कहते हैं पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा, लोकल पीपल्स को पार्टिसिपेशन का मौका दिया गया डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम में, और उनको प्रॉब्लम करिए और इशू को अपने सॉल्व करिए, क्या क्या इशू आपके हैं, क्या आपके मोहल्ले में नल प्रॉब्लम है, यानी कि वाटर प्रॉब्लम है, या कुआं बनना है, या तालाब बनना है, जो भी है, या लोकल रिसोर्स को और हमें इम्प्रूव करना है। रेगुलर इलेक्शन गवर्नमेंट बॉडीज़ को होने चाहिए, यानी कि एवरी 5 ईयर पर हिंदुस्तान में होते हैं, लोकल से लेकर जनरल इलेक्शन तक, ठीक। पॉइंट 4, 1/3 सीट रिजर्व कर दीजिए वीमेंस के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, 1/3 मतलब वही होता है हमारा 33%, ठीक है। पॉइंट 5,
द स्टेट गवर्नमेंट आर नीडेड टू फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी क्या चाहिए भाई, शेयरिंग, लोगों की मौका दिया उन्होंने कि आप अपनी पावर को शेयर करिए और लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी से रेवेन्यू जनरेट करिए। जैसे कभी कभी चुंगी कहते थे पुराने ज़माने में, चुंगी लगती है, जैसे हुआ करती थी लोगों के, तो वो 3 रुपये 2 रुपये ऐसे जाते थे हर किसी से। तो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज से भी रिसोर्स या रेवेन्यू जनरेट होता है। 1992 से पहले क्या होता था, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर 1992 दीज बॉडी वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। इनको अपना एक महत्व मिला, स्टेटस मिला, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के अंडर आते थे पहले 1992 से पहले, मगर अब ये अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। यहाँ पर सीट सिर्फ हैं एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, सब के लिए। और यहाँ हर 5 साल में या अगले इलेक्शन के 5 साल बाद, 10 साल बाद सबको मौका मिलता है एससी, एसटी, ओबीसी के लिए। जैसे कि इस साल यूपी में इलेक्शन होने वाला है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ का, तो वो कोर्ट में केस चल रहा है कि कहाँ पर सीट रिजर्व होनी चाहिए, कौन सी वाली सीट रिजर्व होनी चाहिए। अगला सवाल है, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और डिस्क्राइब एनी 3 फीचर ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, 2020 में आया है। तो फेडरल गवर्नमेंट क्या होते हैं, सबसे पहले हमने ये सीखा, यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट होते हैं। हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना जुरिडिक्शन होता है, लेजिस्लेशन होता है, टैक्सेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। जैसे आपने हिंदुस्तान में देखा है, सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर स्टेट कोर्ट जिसको हम हाई कोर्ट कहते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। सबका अपना लेजिस्लेचर है, जुरिडिक्शन है, टैक्सेशन सिस्टम होता है। ठीक है, अब फिर है पावर और फंक्शन ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट स्पेसिफाइड एंड गारंटी बाई कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो पावर दी गई है लोकल गवर्नमेंट को, वैसे नहीं ये मुँह उठा कर दे दी गई है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल में लिखी गई हैं। ठीक है, किसमें, आर्टिकल नंबर हमारा जैसे क्या कहते हैं हम 1992 के बाद 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट में हमें देखने को मिला था। सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है कि फेडरल गवर्नमेंट के डिस्प्यूट को सॉल्व करें। जैसे कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो सॉल्व करें। या 2 स्टेट के बीच में हो जाता है, जैसे कि आजकल का कुछ टाइम पहले कर्नाटका में और केरला में चल रहा था, कुछ उनकी नदी के पानी का मसला था। ठीक है, तो वो हमारा सुप्रीम कोर्ट का काम है कि दोनों डिस्प्यूट को सेटल डाउन कर दे। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है, फंडामेंटल प्रोविज़न किसी भी मतलब लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपने आप अकेले अल्टर नहीं कर सकते। ठीक है, फंडामेंटल प्रोविज़न है कि ऐसे नहीं अपनी मर्जी से फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया या उनको चेंज कर दिया। द डिवीज़न ऑफ पावर आर डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेजिस्लेटिव पावर। तो डिवीज़न जो है पावर, हमारा जो डिवाइड होगा पावर का, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होगा। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया जा सकता, कानून के दायरे में रह के किया जाएगा। ये तो फेडरल गवर्नमेंट के बारे में। अब यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में क्या करते हैं, देखो यूनिटरी में क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है, यानी कि जितनी भी पावर होती हैं वो एक ही गवर्नमेंट के हाथ में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेंटर ही क्या होता है, सारी स्टेट पावर को रिजर्वायर करता है या कंट्रोल करता है। यानी कि यहाँ पर कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि लोकल गवर्नमेंट नहीं होता है, या कहें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं होता है, या कहें पंचायती सिस्टम नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप तीनों लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अपनी लेवल पर कंट्रोल करिए। ठीक, फिर है दूसरा, सिंगल एंड सिंपल गवर्नमेंट होती है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट बहुत सिंपल होती है, सिंगल गवर्नमेंट होती है, सिर्फ ब्रिटेन को छोड़कर, क्योंकि वहाँ पर ना तो प्रोविंशियल है असेंबलीज होती है, ना एग्जीक्यूटिव होते हैं, ना अपर चैम्बर होते हैं, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में होते हैं या अमेरिका के अंदर। देयर इज अ सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट एट द सेंटर, सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है सेंट्रल लेवल पर। और देयर इज़ ए यूनिकैमरल लेजिस्लेचर पॉपुलरली इलेक्टेड। तो यूनिकैमरल होते हैं, यूनि मानी सिंगल होते हैं, ठीक है, सांसद जिसको हम कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर इज देयर टू लेजिस्लेट, एग्जीक्यूटिव और टू एग्जीक्यूट एंड जुडिशरी टू एडजुडिकेट विदाउट एनी शेयर। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपने हाथ में रखती है सब कुछ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज होती है। तो दूसरी करेक्टरिस्टिक्स ये है यूनिटरी गवर्नमेंट की कि इनके जो लॉज होते हैं यूनिटरी सिस्टम के फेडरेशन सिस्टम के जैसे नहीं होते हैं, ये यूनिफॉर्म होते हैं, क्योंकि एक ही गवर्नमेंट इनको लॉ को पास करती है, इसीलिए सब एक जैसे होते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4, नेम एनी टू सब्जेक्ट्स दैट आर इंक्लूडेड इन कॉन्करेंट लिस्ट, हाउ आर लॉज मेड ऑन दिस सब्जेक्ट एक्सप्लेन। या फिर ऑप्शन में आया है हाउ इज शेयरिंग पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लेन। देखिए 3 लिस्ट होती है, एक होती है सेंट्रल लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, कॉमन इंटरेस्ट होता है दोनों गवर्नमेंट का, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी। सेंट्रल में सिर्फ सेंट्रल का होता है, स्टेट में स्टेट का होता है। इन सब्जेक्ट में क्या इंक्लूड होता है, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन है, जिसमें दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, शादियाँ, एडॉप्शन और सक्सेशन, ये सब इनके अंदर आते हैं। दोनों स्टेट और यूनियन इस कॉन्करेंट लिस्ट में से लॉज बना सकते हैं या पास कर सकते हैं। अगर दोनों गवर्नमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो डेडलॉक क्रिएटेड हो जाएगा और यूनियन गवर्नमेंट प्रिवेल करेगी, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का ही लॉ माना जाएगा अगर दोनों डिस्प्यूट में आते हैं या कॉन्ट्राडिक्शन में आते हैं तो। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगेन क्या है, यूनियन गवर्नमेंट टॉप पर है। अब शेयरिंग ऑफ पावर जो है, दूसरा सवाल हमारा ये था कि शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताइए। तो शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज़ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत छोटा, बहुत बेसिक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द स्टेट एंड गवर्नमेंट, स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट डिवाइडिंग द सब्जेक्ट इन यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट ऑन विच दीज गवर्नमेंट कैन मेक लॉज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट लिस्ट है, यूनियन गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल लिस्ट है, जहाँ से ये लॉज बना सकते हैं। देर इज़ अ कॉन्करेंट लिस्ट एज वेल ऑज ऑन विच बोथ द गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। एक तीसरी लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें से दोनों गवर्नमेंट लॉज बना सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट एंजॉय देयर ओन पावर्स इन स्टेट लाइक जम्मू एंड कश्मीर। पार्लियामेंट ऑन इट्स ओन कैन नॉट चेंज द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। पार्लियामेंट खुद से अपनी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट चेंज नहीं कर सकती। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट से 2/3 मेजोरिटी को पास कराना पड़ेगा कि हाँ हम आपके फेवर में आप इस लॉ को चेंज कर सकते हैं। फिर जाकर क्या होता है, राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से पास होता है, फिर जाकर राष्ट्रपति के पास जाता है, तब जाकर स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है। ऐसा नहीं होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है चेंज करने का। अगला है डिस्क्राइब एनी 3 प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992 फॉर मेकिंग 3 टायर गवर्नमेंट मोर इफेक्टिव एंड पावरफुल। ठीक है, ये देखिए टॉपर का आंसर है। यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1992 में अमेंडमेंट किया गया था, इसके बारे में बताया गया है। तो क्या है, एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था 1992 में। क्या था, ये मैंडेटरी कर दिया गया था कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ रेगुलर इलेक्शन को होल्ड कराएंगे। सीट्स रिजर्व कर दी गई थी एससी के लिए, एसटी के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, इवन वुमेंस के लिए भी 1/3। एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होगा जिसको कहेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये किया जाएगा, किसको होल्ड, ये किसकी सुपरवाइज करेगा या कंडक्ट करेगा, पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन को। स्टेट गवर्नमेंट भी शेयर करेगी कुछ पावर को और रेवेन्यू को लोकल गवर्नमेंट बॉडीज से। ठीक है, तो रेवेन्यू जनरेट जो होगा वो कहाँ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और वो फिर लोकल गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके काम करने के लिए। अगला सवाल है विच फीचर्स ऑफ पंचायती राज डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। कौन सा ऐसा फीचर है पंचायती राज सिस्टम का जिसको आपको बहुत पसंद आता है। तो बहुत सारे फीचर हमने देखे हैं। जो सबसे ज़्यादा है क्या है, 1/3 वीमन को रिजर्वेशन जो दिया गया है और टाइम टू टाइम SC ST को रिजर्वेशन मिला है। यही हमारा अच्छा फीचर माना जाता है लोकल गवर्नमेंट या पंचायती राज सिस्टम का। अब 1992 में क्या हुआ था, पार्ट नंबर 9 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, 73rd अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 इसी पर बेस्ड है। क्या कह रहा है, एक्सप्लेन 3 मेजर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1992। ठीक है, तो 3 के सबसे पहले स्टेट इलेक्शन क्या करेगा, एक पंचायती राज सिस्टम बनाएगा यानी कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। फिर रेगुलर इलेक्शन होंगे, उनके फाइनेंशियल पोजीशन को भी रिव्यू कराएगा। कौन करेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन 5 साल के लिए। फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कम से कम टेन्योर 5 साल का होगा और इसके अंदर 3 चीज़ें होंगी, एक होगा जिला परिषद, एक ब्लॉक और एक विलेज लेवल पर। तीन वो बनेंगे हमारे बॉडीज़, एक जिला पर, डिस्ट्रिक्ट पर, एक ब्लॉक पर, एक विलेज लेवल पर। 3 लेवल पर सरकार बनाई जाएगी।
अब आता है वाई हैज़ फेडरलिज्म सक्सीडेड इन इंडिया। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, क्यों सक्सीड हुआ इंडिया का, बहुत आसान बात है। क्यों हुआ था? सबसे पहले जो हमारा फेडरलिज्म सिस्टम है गवर्नमेंट का, जहाँ से पावर आप आसानी से शेयर कर सकते हो, नॉट विद इन द सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक आदमी सत्ता पे नहीं होता है, बल्कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री कैन पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी पावर दी हैं, फंक्शनिंग दिए गए हैं, ठीक। और इंडिया एक बहुत लार्ज डाइवर्स कंट्री भी है, इसीलिए इंडिया के लिए फेडरलिज्म बहुत सक्सेस होता है। सबसे पहला पॉइंट है लिंग्विस्टिक स्टेट्स को डिवाइड किया गया इंडिया के अंदर लैंग्वेजेस के बेसिस पर या लिंग्विस्टिक्स के बेसिस पर, जैसे कि मराठी है महाराष्ट्र, आसामी आसाम, तेलुगु हैं आपके आंध्र प्रदेश, मलयालम केरला, कन्नड़ कर्नाटका, ठीक है। बहुत सारे स्टेट्स क्रिएट करे गए थे। लैंग्वेज पॉलिसी पर भी सबकी लैंग्वेज पॉलिसी पे इक्वल राइट है, कोई भी देयर इज नो स्टेट लैंग्वेज इन द कंट्री, ठीक है। इसीलिए हमारी हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना कि नेशनल लैंग्वेज है। सेंटर और स्टेट का रिलेशन बहुत अच्छा बन गया कि पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, इसीलिए फेडरलिज्म हमारे यहाँ पर सक्सीड माना जाता है, ठीक है। ये हमारा कुछ को बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, इससे पूरा चैप्टर भी आपका कवर हो गया फेडरलिज्म। आप अपने दोस्तों में शेयर करिए इस वीडियोस को और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ये आपके 2 चैप्टर हो गए, एक पावर शेयरिंग और एक फेडरलिज्म। थैंक यू वेरी मच।